आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं बर्कले और हार्टले की विधि। एग्जाम में प्रश्न आता है परासरण दाब मापन की बर्कले और हार्टले विधि का वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए तथा इस विधि के लाभ बताइए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस विधि को समझने के लिए ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये डायग्राम, इसका चित्र समझ आ जाता है तो आप इसकी विधि बहुत आसानी से लिख पाते हैं। तो देखिए इसमें, देखिए इस बर्कले हार्टले विधि में जो उपकरण उपयोग में लाया जाता है, इसमें यहाँ पर ये दो समकेंद्रित नलियाँ होती हैं। ये इस बात को ज़रा समझिए। देखिए एक में आपको जल दिखाई दे रहा है और दूसरे में आपको यहाँ पर विलयन दिखाई दे रहा है। ऊपर और नीचे दोनों एक ही बात है। ये एक दूसरी नली है जिसके अंदर विलयन भरा हुआ है और फिर इसके मध्य में हमने एक दूसरी नली फिट कर रखी है जिसमें जल भरा हुआ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए मेरे पास एक नली है, ये देखिए इसके अंदर अभी मैंने विलयन भर रखा है। इस नली में क्या कर रखा है, मैंने विलयन भर रखा है। अब मैं इसके भीतर, ये देखिए एक नली जो कि आपको नीले रंग की दिख रही है, ठीक है, इस नली को मैं इसके मध्य में लगा रहा हूँ। ये देखिए ये जो मध्य में आपको नली दिखाई दे रही है, इसके अंदर मान लो जल भरा हुआ है, इसके अंदर ये जल भरा हुआ है। तो अब आपको समझ आ गया कि इसमें दो समकेंद्रित नली होती है। एक तो कौन सी, जो आपको ये ब्लू वाली, ये वाली, और दूसरी कौन सी, ये वाली। इस नली के, यानी जो वाइट वाली आपको नली दिख रही है, इसके अंदर ये ब्लू वाली नली जो है ये घुसी हुई है। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, दो समकेंद्रित नली। यानी कि क्या कहा जाता है इसको, दो समकेंद्रित नली। ठीक है, इसके अंदर मान लो जल भरा हुआ है इस ब्लू वाले में, और वाइट वाले में क्या भरा हुआ है, विलयन। तो क्लियर हो गया। आप चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस उपकरण में यहाँ पर ये दो समकेंद्रित नलियाँ होती हैं। ये देखिए एक भीतरी नली होती है और दूसरी ये बाहरी नली होती है। इस भीतरी नली में हम एक सछिद्र पात्र लेते हैं और जिसमें हम कॉपर फेरोसाइनाइड का अर्धपारगम झिल्ली का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पर, इस भीतरी नली में हम जो पात्र लेते हैं वो सछिद्र लेते हैं जिसमें छोटे से छिद्र होते हैं, और उसके अंदर हम कॉपर फेरोसाइनाइड का हम एक अर्धपारगम झिल्ली को बना लेते हैं। ठीक, अब इस ये जो समकेंद्रित नलियां हैं, इसके एक ओर हम टोटीदार कीप लगा देते हैं और दूसरी ओर ये केशिका नली को लगा देते हैं। अब इस भीतरी नली को, जो ये दूसरी नली जो कवर कर रही है, वास्तव में ये स्टील और ये गन मेटल की होती है, जिससे कि ये अधिक दाब को सहन कर सके। फिर इस विलयन वाले नली के ऊपर यहाँ पर एक पिस्टन लगा रहता है जिसकी सहायता से हम इसके विलयन पर दाब लगा सकते हैं, और इसी के ऊपर यहाँ पर इस पात्र के गले की ओर यहाँ पर हम एक दाब मापक यंत्र लगा देते हैं जो कि इस विलयन का परासरण दाब का मापन करता है। ठीक है, ये चित्र समझ में आ गया। अब हम इसकी विधि को समझते हैं। देखिए सर्वप्रथम हम इस टोटीदार कीप की सहायता से जल को इस केशिका नली के एक निश्चित स्तर तक, सपोज यहाँ तक हम भर देते हैं। एक बार फिर से देखिए, इस टोटीदार कीप की सहायता से हम जल को या फिर आसुत जल को इस केशिका नली के एक निश्चित तल तक या स्तर तक भर देते हैं। फिर जिस विलयन का हमें परासरण दाब का मापन करना है उसे हम इस बाहरी नली में भर देते हैं। अब आप परासरण क्रिया द्वारा जानते हैं, विलायक जल विलयन में प्रवेश करता है जिसके कारण इस केशिका नली का जल स्तर घटने लगता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस केशिका नली का जल स्तर स्थिर रहे। उसके लिए हम इस विलयन
पर इस पिस्टन के द्वारा बाह्य दाब लगा देते हैं, यानी बाहरी दाब आरोपित कर देते हैं। हम इसमें इतना बाहरी दाब लगाते हैं जिससे कि इस केशिका नली का जल स्तर निश्चित हो जाए, अर्थात अब इस भीतरी नली में विद्यमान जल इस विलयन में इधर या इधर ना आ पाए। ठीक है, तो जितना भी आपने दाब लगाया वह वास्तव में इस विलयन का परासरण दाब होगा, जिसे इस दाब मापक यंत्र में नोट कर लिया गया है। ठीक है, यही विलयन का परासरण दाब है बस। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, इस विधि को आप ये वाली भाषा जो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इसकी पूरी भाषा आपको समझ में आ जाएगी, फिर हम बात करेंगे इसके लाभ की। ठीक है, देखिए, उपकरण में दो समकेंद्रित नलियां होती हैं। ये दो समकेंद्रित नलियां होती हैं जिनमें भीतरी नली सरंध्र होती है। जिसमें भीतरी नली क्या होती है? सरंध्र। इसी के अंदर हमने कॉपर फेरोसाइनाइड का अर्धपारगम झिल्ली बनाया था। ठीक है, आगे भीतरी सरंध्र नली पर विद्युत विधि से कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली बना दी जाती है, ये तो मैंने बता दिया। आगे इसके एक सिरे पर केशिका नली तथा दूसरे सिरे पर टोटीदार कीप लगाते हैं। देखो, एक सिरे पर केशिका नली और दूसरे सिरे पर टोटीदार कीप लगा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सरंध्र नली को घेरे हुए गन मेटल की बनी बाहरी नली होती है, यानी जो दूसरी नली जिसमें हमने विलन भरा है ये किसकी बनी रहती है? स्टील की या फिर गन मेटल की बनी होती है। क्यों? क्योंकि ये अधिक दाब सहन कर सकती है। आगे देखिए, इसमें जल रोधक पिस्टन लगा होता है जिससे विलेन की सतह पर दाब डाला जाता है। ये जो पिस्टन है ये लगा रहता है जिसकी सहायता से हम इस विलयन पर बाह्य दाब लगा सकते हैं या बाह्य दाब लगाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, भीतरी नली में आसु जल भर दिया जाता है। कहाँ से? इस टोटीदार कीप की सहायता से भीतरी नली में हम क्या करते हैं? ये आंसू जल को भर देते हैं केशिका नली के एक निश्चित निशान तक, ये लिखा हुआ है। आगे बाहरी नली में वह विलयन भरते हैं जिसका परासरण दाब हमें ज्ञात करना होता है। अब ये जो बाहरी नली है ये, तो इसमें हम क्या करते हैं? उस विलयन को लेते हैं जिसका हमें परासरण दाब ज्ञात करना होता है। ठीक है, आगे देखिए, परासरण के कारण भीतरी नली से झिल्ली द्वारा जल का प्रवाह विलयन की ओर होता है और केशिका नली में जल स्तर नीचे आने लगता है। आप परासरण क्रिया द्वारा जानते हैं कि इस भीतरी नली में जो कि इसमें अर्धपारगम झिल्ली है, तो इसमें जो जल भरा हुआ है ये जल विलयन में इधर या इधर जाता है, जिससे केशिका नली का जल स्तर क्या होने लगता है? घटने लगता है। अब आगे देखिए, अब पिस्टन द्वारा विलयन पर दाब डालकर केशिका नली में जल स्तर स्थिर रखा जाता है। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर विलयन के पिस्टन पर हम इतना दाब लगाते हैं जिससे कि इस केशिका नली का जल स्तर निश्चित हो जाए, यानी यहाँ पर आकर के स्थिर हो जाए, या यहाँ पर आकर के स्थिर हो जाए, या यहीं पर स्थिर हो जाए अगर हमने शुरू में दाब लगा कर रखा है तो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो विलयन का परासरण दाब हो जाएगा। ठीक है, अब जिसे हम क्या करेंगे? इस दाब मापक यंत्र द्वारा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, वही लिखा है, जो दाब लगाया जाता है वह विलयन का परासरण दाब होता है, जिसे हम इस दाब मापक यंत्र द्वारा क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो विधि आपको नजर आ रही है, इस विधि के लाभ क्या क्या हैं? तो देखिए, पहला, परासरण दाब निकालने में समय कम लगता है। तो मैं बता दूं आपको कि जितनी भी अन्य विधियां होती हैं जिनके द्वारा हम परासरण दाब का मापन करते हैं, जैसे मोर्स मेथड, फेफर मेथड, ठीक है, और ये कौन सी है? बर्कले हार्टले विधि। तो मैंने आपको क्या बताया कि उन सभी विधियों की तुलना में बर्कले हार्टले विधि में परासरण दाब विलयन का जब निकाला जाता है तो सबसे कम समय लगता है। तो ये लिखा हुआ है, परासरण दाब निकालने में कम समय लगता है। ठीक, आगे विलयन की सांद्रता इसमें परिवर्तित नहीं होती है, इसलिए परिणाम क्या आते हैं? सही आते हैं। ठीक है, ये जो बर्कले हार्टले विधि है, इसमें हम जो विलयन का उपयोग करते हैं उस विलयन का क्या होता है? इस डायग्राम में, इस विधि में विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है हमको, तो हम क्या करेंगे कि उसको देखिए, यहाँ पर इस पिस्टन के सहायता से हम नीचे की तरफ
क्या करते हैं, उसमें हम विलयन को भर देते हैं, क्योंकि इसी विलयन का हमें प्रसारण दाब ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो होता यह है कि जब ये केशिका नली का जल इस विलयन में जाता है तो केशिका नली का जल स्तर क्या होने लगता है, नीचे की ओर होने लगता है। और हम ये चाहते हैं कि ये केशिका नली का जल स्तर क्या रहे, स्थिर रहे। तो हम विलयन के पिस्टन पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। तो जो दाब लगाएंगे वो क्या होगा, विलयन का दाब होगा। ठीक है, अब इस विधि में एक चीज़ देखिए कि जो हम यहाँ पर विलयन लेते हैं उसकी सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है, इसलिए इसके जो परिणाम होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध और सही आते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर जो अर्धपारगम झिल्ली है इस भीतरी नली में, इसमें क्या होता है कि इस विधि के द्वारा जब हम पिस्टन से दाब लगाते हैं तो इस झिल्ली पर अधिक दबाव नहीं पड़ता। अधिक दबाव नहीं पड़ने से उसके टूटने और फूटने की संभावना क्या रहती है, कम रहती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अर्धपारगम झिल्ली पर अधिक दाब न पड़ने से वो टूटती नहीं है। आगे उच्च परासरण दाब का मापन भी किया जा सकता है। ये जो बर्कले हार्टले विधि है, इस विधि की सहायता से हम ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब उच्च है उसका भी हम परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात है, जब आप इस विधि को पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है कि इस भीतरी नली में हम जो अर्धपारगम झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की लेते हैं, आखिर उसे बनाया कैसे जाता है। तो देखिए, पहले मैं इसको आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। यहाँ देखिए आप, देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर आपको इसकी रिएक्शन बता दें। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लेते हैं CuSO4, ये कॉपर सल्फेट लेते हैं, और फिर हम इसमें K4FeCN6 लेते हैं। ये देखिए इसका नाम है कॉपर सल्फेट और इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी आप बोल सकते हो। अब होता क्या है, ये देखिए कि यहाँ पर ये K4 इस 2SO4 के साथ ये निकल जाते हैं और बनाता क्या है, ये बनाता है 2K2SO4 बना लेता है। देखो 2SO4 2SO4 और K4 है तो 2 2 जा 4, ये 4 हो गया। अब यहाँ क्या बचता है, ये 2Cu को आप बाहर कैसे लिख सकते हो, इस तरह से Cu2 और अंदर क्या लिखोगे FeCN6 और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पर हमने इसको प्लस को इधर कर दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। Cu2Fe और ये हो जाएगा डियर क्या, Cn का होल 6 और प्लस 2K2SO4। तो ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ एक बात समझ में आ गई क्या, ये जो Cu2FeCN6 है इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, और यही अर्धपारगम झिल्ली का क्या कार्य करती है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि इस विधि को तो आप इस डायग्राम के थ्रू बहुत आसानी से लिख भी सकते हो और आप समझा भी सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो इसके ये लाभ हैं आपको दिक्कत ना आए, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, इस ट्रिक की हेल्प ले सकते हैं हम, ताकि आपको ये याद हो जाए। देखिए, ये ट्रिक कुछ इस तरह से है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये देखिए, लटक कर हरि प्रसाद भागे भागे, इतना याद कर लो आप। दो कैसे आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर क्या, ये देखिए आप लिख सकते हो इसको लटक, ठीक है, और फिर यहाँ लिख सकते हो इसको कर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, लटक कर। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख लिया आपने, इसको लटक कर। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, इसको CAR कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लटक कर। तो ये हो जाएगा लटक कर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, हरि प्रसाद भागे, ये लो। अब ये एक्यूरेट हो जाएगा। कैसे, ये देखो, लटक कर हरि प्रसाद भागे, ऐसे याद कर लो आप इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए इस मेथड में लेस टाइम का मतलब होता है इसमें कम समय लगता है। आगे इसमें
कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए क्या होता है, इसका रिजल्ट जो है एक्यूरेट आता है। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको कि इस मेथड में हम हाई प्रेशर भी मेज़र कर सकते हैं, हम उच्च दाब भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे बी का मतलब होता है ब्रेक। इस विधि में जो अर्धपारगम झिल्ली होती है वो फूटती नहीं है, टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर अधिक दबाव नहीं पड़ता है। तो ये बात क्लियर हो गई, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, देखो, इस विधि में लेस टाइम, यानी कि इस विधि में कम समय लगता है। आगे कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए रिजल्ट एक्यूरेट आते हैं। इसमें सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, किसकी? इसमें विलयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए रिजल्ट एक्यूरेट आते हैं, इसलिए इसके परिणाम सही आते हैं। आगे इसमें हाई प्रेशर, इसमें हम उच्च दाब वाले विलयन का भी परासरण दाब का मापन कर सकते हैं। और आगे बी का मतलब होता है ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है टूटना। इस विधि में जो अर्धपारगम झिल्ली होती है उस पर अधिक दबाव नहीं पड़ता, इसलिए उसके टूटने और फूटने की संभावना भी कम रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी मैंने कोशिश की आपको समझाने की। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको ठीक लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।